कि डमरू बजे अमेरिका में और नाचने लगे भारत के बाजारों में। ये उचित नहीं है कि सबसे पहले तो मैं हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनको धन्यवाद दूंगा। वो स्वयं तेलुगु भाषी हैं और उन्होंने भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये नाम इसमें आना किसी प्रकार से किसी भाषा को थोपने का प्रयत्न नहीं है। हमारे संविधान में नियमों में प्रावधान है कि हिंदी में पूरा कानून भी आए और उसका अथोराइज्ड इंग्लिश वर्जन हो तो उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार वो हिंदी में हो, और अगर अंग्रेजी में आए और उसका अथोराइज्ड हिंदी वर्जन हो तो उसी प्रकार माना जाएगा। इसलिए ये जो भावना थी, हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य बोले थे इसमें, नहीं वो अभी बोले, कांग्रेस के माननीय जो नासिर साहब बोले थे, उन्होंने बोले थे कि यान शब्द बोला नहीं जाता। अब ये गले में क्यों अटक रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों ये अटकना नहीं चाहिए। तो भारत शब्द, यान शब्द, इनका अटकना ये गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। और इसलिए ये जो 1934 का विधेयक था या 1900 उसके पहले का विधेयक था, उन सब को हटाकर भारतीय वायुयान विधेयक 1924 लाना, वो औपनिवेशिक और गुलामी मानसिकता के सारे जो कानून है, एनडीए सरकार उन कानूनों को बदलकर नए कानून ला रही है, उसी की श्रृंखला में ये कानून लाए। अब उस समय जब ये कानून बना था उसमें 20 धाराएं थी, अब तक इसमें 21 बार संशोधन हो चुका, 21 धाराओं। तो अब उस एयरक्राफ्ट एक्ट को आगे तक घसीटते रहे, उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए ये कानून लाया गया। मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय सभापति, उपसभापति महोदय, वो कानून केवल प्रचलन के संबंध में था। ये जो कानून है ये विनिर्माण, रख रखाव, प्रोडक्शन करना, प्रचलन करना और उसको सब प्रकार से नियंत्रण करने का कानून है। ये पूर्णतः सर्वांगीण कानून है जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब मेक इन इंडिया के अंतर्गत किसी प्रकार का काम अगर प्रारंभ करना हो तो उसके लिए कानून की आवश्यकता है, इसलिए उस प्रकार का कानून यहाँ पर बनाया गया है। मैं सभापति, उपसभापति महोदय, एक बात से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार के कानून आते हैं तो उन कानूनों पर बहस न करके अन्य मुद्दों पर यहाँ पर बहस की जाती है। मैं उनका कुछ जवाब देना चाहता हूँ। इसी सदन में इसके साथ माननीय मोदी जी को जोड़ा गया, मोदी जी के नाम का बार बार उल्लेख किया गया और किसी के साथ साथ किया गया। और मैं इसमें एक कहना चाहता हूँ सरासर रूप से कि भारत की बढ़ती हुई स्थिति, जो हवाई यातायात बढ़ रहा है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति जिससे भारत की जीडीपी बढ़ रही है और हम 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, उस समय भारत के बाहर इस प्रकार के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़े। वो चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में रुकावट की जाए और इसलिए एक जॉर्ज सोरेस नाम का आदमी है। और मैं उपसभापति महोदय में आपको बताना चाहता हूं कि उसके सोर्स भारत में भी है। जो सोरेस है उसके सोर्स भारत में भी है। वो कई बार हिंडनबर्ग के माध्यम से हमला करता है, कई बार अमेरिका की किसी फेडरल एजेंसी के माध्यम से हमला करता है। और जब वो हमला करता है, बड़े अनुभवी है, विषय पर बोलिए। मैं अनुभव के आधार पर ही कर रहा हूँ, विषय पर रूल, मैं अनुभव के आधार पर या सुना हुआ है उसी पर कर रहा हूँ। तो जी 110 के तहत आप बोलिए, आप वरिष्ठ आदमी, आप बिल पर। जी मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। जी। तो वो जो है ये किसी प्रकार से उचित नहीं है कि डमरू बजे अमेरिका में और नाचने लगे भारत के बाजारों में। ये उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रयत्न करके कोई आदमी भारत की अर्थव्यवस्था को गिराना चाहेगा तो वो गिरेगा नहीं। और भारत सरकार ने जब से मोदी जी आए हैं, हमने अभी देखा कि 133.85 लाख लोगों ने उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ान भरी है। वो कह रहे थे कि उड़ान का क्या हुआ, उड़ान का क्या हुआ। अरे उड़ान का हुआ ना साहब, उड़ान का परिणाम हमने हरियाणा में देखा और उड़ान का परिणाम हमने महाराष्ट्र में देखा, उड़ गए। तो ये उड़ान ही तो है।
तो ये उड़ान इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए उड़ान योजना में हवाई बढ़े 49 से 145 तक चले गए। 2047 तक हमको विषय पर यही विषय है जी विषय आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं पुनः बिल पर बोलने के लिए आग्रह करता हूं। उपसभापति महोदय, मैं विषय वासना से बिल्कुल दूर हूँ। विषय पर जी, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुयान विधेयक आया है, इस विधेयक में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, इस प्रकार विधेयक में जिस प्रकार की संरचना की गई है और आज तक जो काम हुआ है, कभी आज तक किसी सरकार ने तय नहीं किया कि 2500 रुपये से ज़्यादा प्रति किलोमीटर के रूप में कोई किराया चार्ज नहीं होगा, उसकी व्यवस्था की गई है। भारत के हवाई अड्डों पर ही है, लेकिन यहाँ चर्चा ये हुई, हवाई अड्डे निर्माण की चर्चा नहीं हुई। यहाँ चर्चा ये हुई कि एक हवाई अड्डे के बाहर का कोई टीन शेड हवा से गिर गया, उसकी चर्चा हुई कि साहब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर एक वो गिर गया। इसी प्रकार की चर्चाएं, कुछ बातें इस प्रकार की है जिनको अगर अपन ध्यान करेंगे उपसभापति महोदय, तो हम चाहेंगे कि हर कानून में, अभी भारतीय न्याय संहिता का बात दिया गया, कोई भी कानून जितने चेंज हुए हैं, 1500 से अधिक कानून गुलामी की दास्ता के प्रतीक थे। उनको अब खींचते रहे, उनको ढोते रहे। हो सकता है 30-40 वर्ष तक सरकार रही जिसके स्वाभिमान नहीं जगा हो, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उंगली उठाने वालों को सोचना चाहिए कि उनका जीवन तपःपूत जीवन है। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए उनका जीवन है, और सर्वांगीण विकास में यह भी आता है कि मध्यम वर्ग के लोग अत्यधिक सस्ती यात्रा, सुरक्षित यात्रा कर सके, उसका भी इसके अंदर प्रबंध किया गया। अब कई बार कई लोगों के बात अटकती है, मोदी मोदी बार बार करते हैं, किसी सभा में करते हैं, उसके करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मुझे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस व्यक्ति पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। वो अपना सीधा रास्ता देखकर चल रहे हैं और उसी प्रक्रिया में सारे कानून भी आ रहे हैं और वो नियम भी आ रहे हैं। सभापति महोदय, हाँ, आप तिवारी जी आप बोलो, आपस में बात नहीं, प्लीज सीट पर बैठकर। अभी सदन ने डिस्कस किया कि सीट पर बैठकर न बोले, प्लीज। मैं सभी पक्षों से ये आग्रह करता हूं, मैं सभी पक्षों से। मैं उपसभापति महोदय, हाँ, मैं सभापति महोदय आपकी तरफ ही देख रहा हूं, उधर तो थोड़ा थोड़ा कभी कटाक्ष कर देता हूं, बाकी देख आपकी तरफ भी देख रहा हूं। तो इस विधेयक में अधिक सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी तंत्र स्थापित करने का प्रावधान रखा है। ऐसी चिंताओं को दूर करने का प्रावधान है। अब हमारी कंपनियां, यहाँ तकलीफ इस बात की हो गई कि 2 कंपनियों के पास ही 70% एविएशन है, सारा काम वो करती है। अब इंडिगो ने और इंडियन एयरलाइंस ने या एयर इंडिया ने 1500 नए विमान खरीदने का आदेश दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है, और इसका सत्कार करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए। वो नहीं करते। ये सबसे पहले ये जो वेल्थ क्रिएटर्स है भारत के, जो भारत के लिए संपदा का निर्माण करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अब इंडिगो ने और इंडियन एयरलाइंस ने अगर 1500 विमान खरीदने का आदेश दिया है, तो वो आएगा, उसका स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भारत की कंपनी बढ़ती है, विदेश में जाती है, काम करती है, उसकी संपदा बढ़ती है, तो उसका प्रयत्न करना चाहिए। इनका इंडिगो की इसकी भी उन्होंने आलोचना करी। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभापति, हम जब बचपन में थे तो हमको पढ़ाया जाता था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमको पढ़ाया जाता था बिरला घनश्याम दास जी बिरला ने भारत के औद्योगिक निर्माण में ये किया। हमको पढ़ाया जाता था कि टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने टाटा की एयर कंपनी बनाई और उसके बाद में इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार ले लिया, अब उसको वापस टाटा के पास चली गई। लेकिन ये हमको पढ़ाते थे। और यहाँ पर आज आलोचना हो रही है वेल्थ क्रिएटर्स की,
जो भारत के लिए संपदा का निर्माण करते हैं, उनकी आलोचना का ठेका लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है, ताकि किसी प्रकार से भारत की औद्योगिक विकास नहीं हो। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उड़ान योजना की भी मजाक उड़ाई। अब इतने लोगों ने जब यहां पर सारा काम कर लिया, सभापति महोदय, हाँ एयरपोर्ट 149 आपस में बात 149 हो गए, प्लीज। एयरपोर्ट में भेजे साहब। बात यह है, कोई आपस में बात नहीं, आप बोले आप। हाँ, उस सभापति मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि 20 बार जिस प्लेन को टेक ऑफ करने की उन्होंने कोशिश कर ली और वो टेक ऑफ नहीं होता, वापस धरती पर आ जाता है, तो उसका क्या क्या तो वो अड्डे का करेगा और क्या वो हवाई पट्टी का करेगा? तो मतलब ये जबरदस्ती उसको करे कर विषय चलो, वो वहां पे दिखे विषय पर आपस में बात नहीं। सभापति वो अभी कह रहे थे ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड है। तो सभापति महोदय, भारतीय वायुयान विधेयक में अब 43 प्रावधान है, 21 के बजाय 43 हैं और अलग अलग विभागों में बांट कर किया गया है। सुरक्षा की अलग व्यवस्था की गई है, निर्माण की अलग व्यवस्था की गई है, यात्रियों की सुविधा के अलग किया गया है। और शिकागो के 42 के उसमें भारत हिस्सेदार था और भारत हस्ताक्षर करने वाला था। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के हिसाब से और शिकागो सम्मेलन के हिसाब से अपने नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक था। इसलिए इस कानून के माध्यम से उन नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार से सुरक्षा के साधनों में संरचना, पहले एयरपोर्ट पर जाते थे सीधे चले जाते थे, अब उस पर जाने के लिए कितनी प्रकार की आवश्यकताएं हो गई। इसलिए आम नागरिक को उसमें असुविधा नहीं हो, सुविधा मिले, डिजिटल हो और इस प्रकार के कानून की व्यवस्था हो। वो सारे कामों की व्यवस्था इस भारतीय वायुयान अधिनियम में की गई है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत ने जो स्पीड पकड़ी है, जो नए नए कानून लाकर कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया है, वो एक भारत को 2047 तक विकसित भारत हर क्षेत्र में बनाने का। अब भारत की अगर आर्थिक ठीक होगी, मध्यम वर्ग का विकास होगा, वो लोग अधिक से अधिक हवाई यात्रा करेंगे, तो उनके लिए जो सारी व्यवस्थाएं करनी है, अब विनिर्माण भारत में उसका निर्माण करना आवश्यक है, उसके पार्ट्स का निर्माण करना आवश्यक है, उसकी सारी गतिविधियों का संचालन करना आवश्यक है। उन सारे कामों को संतुलित करने के लिए और एकीकृत करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए ये कानून लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस कानून को पास किया जाए। और मंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको भारतीय वायुयान अधिनियम लाकर इन्होंने काम किया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसी भाषा से द्वेष नहीं करती, जो एनडीए भी नहीं करता। भारत की जितनी भाषाएं हैं उनको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, सारी भाषाएं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि तमिल इज एंशिएंट लैंग्वेज, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा, सब ये कहते हैं। तो हम किसी पर भाषा थोपने का काम नहीं है, कोई भाषा को नीचा करने का काम नहीं है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर गुलामी की निशानी को मिटाकर के लिए कानून लाए जा रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने समय से पहले बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।